Hello students, this is the new chapter in pediatrics which is neonatology. Okay, तो neonatology में हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? जॉन्डिस से, नियोनेटल जॉन्डिस। तो नियोनेटल जॉन्डिस जो होता है इसके बारे में एग्जामिनर ज़्यादातर जो पूछने के चांसेस हैं कि कब अपीयर होगा, है ना, कैसे अपीयर होता है, अपीयर होने की जो उसका तरीका होता है वो कैसे होगा, कहाँ से शुरुआत होगी, कहाँ पे जाके एंड होगा, इस तरीके की चीज़ें पूछ सकता है। तो देखिए नियोनेटोलॉजी के अंदर, अगर नियोनेटोलॉजी के अंदर उसके नियोनेटल जॉन्डिस की बात करें तो ये सिफेलोकॉडल प्रोग्रेशन होता है इसका। कैसे होता है? सिफेलोकॉडल, ठीक है, सिफेलोक्लॉकल, ठीक है। अब सिफेलोक्लॉकल हो रहा है तो आप समझ सकते हो कि इट स्टार्ट फ्रॉम द सिफेलिक एरिया, यानी कि अपर साइड से, ठीक है जैसे फेस से शुरू हो सकता है ना। तो सिफेलोकॉडल या सिफेलोक्लॉकल, जैसे भी आप बोलो, सिफेलोकॉडल, ठीक है। तो अब सिफेलोकॉडल में यानी कि कहाँ से शुरू होगा? जॉन्डिस पहले स्टार्ट होगा फेस से। जॉन्डिस का जो प्रोग्रेशन स्टार्ट होगा दैट शुड बी फ्रॉम फेस। तो पहले फेस इन्वॉल्व होगा, ठीक है, उसके बाद एब्डोमिन, फिर फीट, और डर्मल प्रेशर रिवील्स एनाटॉमिकल प्रोग्रेशन। जॉन्डिस ऑन द फेस स्टार्ट फ्रॉम ब्लड में कितना ब्लूरुबिन होना चाहिए? जब फेस पे जॉन्डिस दिखना शुरू होगा यानी कि येलोइश कलर दिखना शुरू होगा, इट शुड बी, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए 5 मिलीग्राम पर डीएल कितना होना चाहिए जॉन्डिस फेस के ऊपर स्टार्ट होने के लिए, ठीक है। ब्लूरुबिन कितना होना चाहिए? 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि नियोनेटल जॉन्डिस बिकम डिटेक्टेबल एट द सीरम ब्लूरुबिन एक्सीडिंग। तो सीरम ब्लूरुबिन कितना होना चाहिए? 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके, कितना होना चाहिए? 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या 5 मिलीग्राम परसेंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना होगा, हम यहाँ पे देखेंगे प्रोटीन इन द मिल्क, ठीक है, काउ मिल्क और ह्यूमन मिल्क के कंपैरिजन देखेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि काउ मिल्क के कंपैरिजन में, प्रोटीन इन काउ मिल्क कंपैरिजन टू द ह्यूमन मिल्क, काउ मिल्क में कितना प्रोटीन होता है कंपैरिजन टू ह्यूमन मिल्क? तो ये होता है ट्रिपल। कितना होगा? ट्रिपल, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है काउ मिल्क के अंदर इन कंपैरिजन टू ह्यूमन मिल्क, ठीक है। अब टोटल प्रोटीन होता कितना है? तो देखिए ह्यूमन मिल्क के अंदर टोटल प्रोटीन कितना होता है? ह्यूमन मिल्क में होगा 11 ग्राम, 11 ग्राम, ठीक है, पर लीटर, जबकि 11 ग्राम पर लीटर, जबकि काउ मिल्क में कितना है? 31 ग्राम पर लीटर। देखिए लगभग 3 गुना ज्यादा है ना। तो लगभग ट्रिपल ज्यादा होता है काउ मिल्क के अंदर प्रोटीन। लेकिन अगर यहीं पे मान लीजिए उसने ह्यूमन मिल्क में क्लोस्ट्रम का पूछ लिया, क्लोस्ट्रम के अंदर कितना प्रोटीन होता है, देन इट इज अ 23 ग्राम पर लीटर। क्लोस्ट्रम में इन कंपैरिजन टू ह्यूमन मिल्क, क्लोस्ट्रम के अंदर लगभग डबल, 2 गुना होता है प्रोटीन, ठीक है। बाकी सारी चीजें आप देख लीजिएगा कि किसमें कितना क्या होता है, ठीक है, ये देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम हीट लॉस नियोनेट में। नियोनेट में मैक्सिमम बॉडी के किस पार्ट से मैक्सिमम हीट लॉस होती है? तो मैक्सिमम हीट लॉस होता है नियोनेट्स के अंदर कहाँ से? फ्रॉम द स्कैल्प, यानी कि फ्रॉम द हेड। मैक्सिमम हीट लॉस कहाँ से होगा? मैक्सिमम हीट लॉस, हीट लॉस, है ना, नियोनेट्स में, तो फ्रॉम हेड। कहाँ से होगा? हेड, या फिर आप कह सकते हो स्कैल्प, ठीक है, स्कैल्प, हेड से या स्कैल्प से मैक्सिमम हीट लॉस होता है नियोनेट के अंदर, बच्चों के, ठीक है। ऑल ऑफ द फीचर्स ऑफ कंजेनाइटल सिफिलिस। कंजेनाइटल सिफिलिस में क्या क्या होता है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंजेनाइटल सिफिलिस? तो देखिए मैं आपको यहाँ कंजेनाइटल सिफिलिस के कुछ फीचर्स बताता हूँ, ठीक है, कंजेनाइटल सिफिलिस के फीचर। तो कंजेनाइटल सिफिलिस में आपको एक तो देखने को मिलेगा गुमा। क्या देखने को मिलेगा? गुमा, याद रखिएगा कंजेनाइटल सिफिलिस के अंदर गुमा। ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस, क्या देखने को मिलेगा? ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस,
ठीक है। और इसके अलावा क्या दिख सकता है, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस और शैडल टाइप ऑफ नोज, शैडल नोज, ठीक है। ये तीनों ही फीचर काय के हैं, कंजेनाइटल सिफिलिस के। देखिए कंजेनाइटल सिफिलिस कैन लीड टू द डेवलपमेंट रेयर हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिना, ठीक है। क्या लेगा, रेयर हाइपर सेंसिटिविटी फिनोमिना दिखता है इसके अंदर, है ना। हाइपर सेंसिटिविटी इजीली नहीं होती बट रेयरली इट कैन, लाइक सॉफ्ट टिश्यू गुमा हो सकता है, जिसमें मैंने आपको गुमा बता दिया। डिप्रेशन ऑफ द नेजल रूट, और नेजल रूट का डिप्रेशन हो जाएगा तो कैसी नोज हो जाएगी, शेडल नोज, ठीक है, शेडल नोज। तो ये सिफिलिक, ये क्या है, ये रिजल्ट ऑफ अ सिफिलिक राइनाइटिस, ओके, एंड डिस्ट्रॉइंग द एडजेसेंट बोन एंड कार्टिलेज लीड टू द शेडल नोज, ठीक है। जब राइनाइटिस हो जाती है सिफिलिस के केस में, सिफिलिटिक राइनाइटिस हो जाएगी तो इट कैन डिस्ट्रॉय द एडजेसेंट बोन लाइक नेजल बोन एंड कार्टिलेज, और उसकी वजह से नोज कैसी बन जाती है, शेडल नोज। तो आप ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको एक बताया ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस। ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस पेनफुल कंडीशन है जो कि आपको सिफिलिस के अंदर देखने को मिल सकती है। पेनफुल कंडीशन एंड रिजल्ट इन इनएबिलिटी टू मूव द इन्वॉल्व एक्सट्रीमिटीज। देखिए जो सिफिलिस में एक्सट्रीमिटीज इन्वॉल्व हो गई, आप उन्हें मूव नहीं करा पाओगे ड्यू टू द हाई पेन, है ना, इंटेंसिव पेन होगा, बहुत ज्यादा हाई पेन होगा ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस के केस में, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, सूडो पैरालिसिस ऑफ पैरट। जब आप एक्सट्रीमिटीज को मूव नहीं करा पाते तो इसको क्या बोलते हैं, सूडो पैरालिसिस ऑफ पैरट, ठीक है। तो जब आपको ऐसा वर्ड दिखता है सूडो पैरालिसिस ऑफ पैरट, इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ सिफिलिस, ओके। और क्या हो सकता है, अगर लेट कंजेनाइटल सिफिलिस हो जाए तो क्लटन जॉइंट देखने को मिलेंगे, क्या मिलेगा, क्लटन जॉइंट, ठीक है। और मोस्टली क्लटन जॉइंट में कौन सा, नी जॉइंट इन्वॉल्व होगा, कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व होगा, नी जॉइंट, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, फ्रॉम द साइनोवाइटिस with sterile synovial fluid spontaneously remission occur after the several week, ठीक है। अगर हम चारकोट जॉइंट की बात करें तो चारकोट जॉइंट कहाँ दिखता है, चारकोट जॉइंट सीन इन टेप्स डॉर्सलिस, अडल्ट पेशेंट में दिखेगा ये, अडल्ट पेशेंट, हालांकि वो पेशेंट सिफिलिस का ही होगा, ठीक है, बट अडल्ट पेशेंट में दिखेगा। देखिए चारकोट जॉइंट, चारकोट ट्रेड तो आपको याद होगा ही, चारकोट जॉइंट ये कहाँ दिखेगा, ये एडल्ट में दिखेगा, किसमें दिखेगा, अडल्ट में दिखेगा, ठीक है। और किस केस में दिखता है, अडल्ट में, टेप्स डॉर्सलिस, क्या कहते हैं उसको, टेप्स डॉर्सलिस। अब ये जो टेप्स डॉर्सलिस है दिस इज ऑल्सो अडल्ट सिफिलिस, किसकी वजह से होती है ये, दिस इज ऑल्सो अडल्ट पेशेंट ऑफ सिफिलिस, ठीक है, पेशेंट ऑफ सिफिलिस, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो सीन इन अडल्ट पेशेंट ऑफ सिफिलिस। तो आपको याद रखना है कि बच्चों के अंदर सिफिलिस है, ठीक है, नियोनेट में, तो आपको क्या मिलेगा, और अगर अडल्ट के अंदर है तो टेप्स डॉर्सलिस के अंदर आपको चारकोट जॉइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर क्लटन जॉइंट की बात करें तो मोस्टली नी जॉइंट इन्वॉल्व होगा और ये कंजेनाइटल सिफिलिस के अंदर मिलेगा। सूडो पैरालिसिस ऑफ पैरट देखने को मिलेगा, शेडल नोज, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस और गुमा, ये सारी चीजें आप सिफिलिस के बारे में याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट मार्कर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए बेस्ट मार्कर कौन सा होता है, तो देखिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए, एक्चुअली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कैसे होगा, ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ द न्यूरल ट्यूब, और इसकी वजह से क्या होता है, अलाउज एक्सक्रीशन ऑफ द फीटल सब्सटेंसेस जैसे अल्फा फीटोप्रोटीन, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। अब मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको कि दो चीजें सीक्रेट हो रही है ना, अल्फा फीटोप्रोटीन और एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। तो देखिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अगर आपको करनी है लेबोरेटरी में, देन यू शुड फाउंड एसिटाइलकोलिनेस्टरेज, ठीक है, और अल्फा फीटोप्रोटीन भी आप फाउंड कर सकते हो। तो देखिए अगर आपको एमनियोटिक फ्लूइड में केमिकल टेस्ट करा आपने, क्योंकि ये अल्फा फीटोप्रोटीन और कोलिनेस्टरेज आपको कहाँ मिलेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड में, है ना, और सर्विंग एज अ बायोकेमिकल मार्कर फॉर द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये दोनों ही चीजें क्या करती हैं,
बायोकेमिकल मार्कर होते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के, अल्फा फीटोप्रोटीन एंड एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। ठीक है, अब देखिए प्लेसेंटल स्क्रीनिंग करोगे आप ऑफ द मैटरनल सीरम फॉर अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन कहाँ मिलेगी आपको? मैटरनल सीरम के अंदर बड़ी हुई मिलेगी, बाकी तो नॉर्मली भी मिलती है। ठीक है, और 16 से 18 वीक ऑफ गेस्टेशन इज इफेक्टिव मेथड फॉर आइडेंटिफाई द प्रेगनेंसी। ठीक है, एट रिस्क फॉर द फीटस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। देखिए दो चीजें आपने देखी कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन करोगे अल्फा फीटोप्रोटीन देखोगे, अगर आप न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की इन्वेस्टिगेशन करते हो, लेबोरेटरी बायोकेमिकल टेस्ट करते हो, तो इन दैट केस व्हाट यू विल सी, एक तो अल्फा फीटोप्रोटीन एंड अनदर इज एसिटाइलकोलिनेस्टरेज। बट अगर एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि किस टाइम ड्यूरेशन में, किस गेस्टेशनल पीरियड में बेस्ट होता है कि आप ये चीजें देखो, तो 16 से 18 वीक पे कब होगा? 16 to 18 वीक, दिस इज द बेस्ट टाइम टू मेजर द अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन और इसके अलावा एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। ठीक है, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। तो ये दोनों ही 16 से 18 वीक के बीच में आप इनको देखोगे। दिस इज अबाउट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ओके, इसके अलावा आपको मैं कुछ बताता हूँ। अगर आप डाउन सिंड्रोम की बात करो, डाउन सिंड्रोम के अंदर जिसे हम ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, इसके अंदर आप क्या देखोगे? इनिबिन ए इज अ पार्ट ऑफ क्वाड्रपल टेस्ट फॉर डाउन सिंड्रोम स्क्रीनिंग। तो डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग के लिए क्या देखोगे आप? इनहिबिन ए। ठीक है, इनहिबिन ए, ये डाउन सिंड्रोम के लिए आप चेक करो। इनहिबिन बी किसके लिए देखोगे आप? नेगेटिव फीडबैक ऑन द एफएसएच। इनहिबिन बी हैज अ नेगेटिव फीडबैक ऑन द एफएसएच। ठीक है, तो अगर नेगेटिव फीडबैक ऑन द एफएसएच पूछते हैं, देन इनहिबिन बी इसका नेगेटिव फीडबैक रहता है। नेगेटिव फीडबैक किसके लिए? किसके लिए? एफएसएच के लिए। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक, इनहिबिन बी का नेगेटिव फीडबैक होता है फॉर द एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इट इज यूज्ड टू ट्यूमर मार्कर फॉर द ग्रेनुलोसा सेल्स। और ये इनहिबिन बी किसके लिए यूज होगा? ट्यूमर मार्कर फॉर द ग्रेनुलोसा सेल। याद रखिएगा, इनहिबिन बी इज यूज्ड फॉर द ट्यूमर मार्कर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, तो विच इज द बेस्ट मार्कर फॉर एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? डेफिनेटली अल्फा फीटोप्रोटीन या फिर एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। ठीक है, इनहिबिन बी किसके लिए होता है? इनहिबिन बी नेगेटिव फीडबैक फॉर, नेगेटिव फीडबैक किसके लिए देगा? इनहिबिन बी नेगेटिव फीडबैक देता है फॉर द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके अलावा आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, न्यूबॉर्न के अंदर जो पीपल होता है, प्यूपिल, आंख में जब आप लाइट डाल के देखोगे तो वो कैसा मिलेगा? तो न्यूबॉर्न, देखिए अभी नया नया जन्म हुआ है, इससे पहले तो उसकी आंखें बंद थी, तो पीपल वाज डायलेटेड। अब लाइट उसको एकदम से बाहर आके मिली है ना, तो पीपल कैसा होना चाहिए? कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो न्यूबॉर्न के अंदर पीपल कैसा दिखेगा आपको? कॉन्स्ट्रिक्टेड। गायनेकोमेस्टिया इन न्यूनेट सीन इज ड्यू टू, आपने देखा होगा कई न्यूबॉर्न्स के अंदर आपको गायनेकोमेस्टिया दिखेगा, तो ये क्यों दिखता है? ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ ईस्ट्रोजन, गायनेकोमेस्टिया दिखता है कई बार, और उसका कारण क्या होता है? ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ ईस्ट्रोजन। फाइनली ईस्ट्रोजन इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, ईस्ट्रोजन, अब ये कैसे पहुंचता है? मदर से एज ए ट्रांसप्लेसेंटल। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या होगा? ट्रांजिएंट ब्रेस्ट एनलार्ज इन द न्यूबॉर्न हैज बीन रिपोर्टेड, लगभग 20 से 30% तक न्यूबॉर्न बेबीज में देखने को मिलता है। यूजुअली इसका जो कारण होता है वो ईस्ट्रोजन होता है, जो कि मदर से आता है। ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंड द प्लेसेंटल ईस्ट्रोजन टुवर्ड द बेबी, और ईस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से गायनेकोमेस्टिया हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ द, और एंगोज्ड ब्रेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, जो कि शुड नॉट बी स्क्वीजेज और मसाज्ड एज कुड लीड टू द शॉर्टनेस और इन्फेक्शन। ठीक है, बच्चे की अगर ब्रेस्ट इस तरीके से बड़ी आ रही है तो आपको बिल्कुल भी उसे मसाज नहीं करना है, उसको कंप्रेस नहीं करना है, उसको स्क्वीज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो इट कैन लीड टू द इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल सेप्सिस। तो देखिए नियोनेटल सेप्सिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। अब यहाँ पे हम देखते हैं डेटा फ्रॉम द नेशनल नियोनेटल पेरिनेटल डेटाबेस से, ठीक है। तो 2000 सजेस्ट दैट 2000 सजेस्ट दैट क्लेबसेला निमोनिया की वजह से एंड स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल सेप्सिस इन इंडिया। कौन सा क्लेबसेला, क्लेबसेला निमोनिया, क्लेबसेला निमोनिया, ठीक है फर्स्ट। हालांकि इक्वलिटी देखी जाती है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के साथ भी, स्टेफ ऑरियस, स्टेफ ऑरियस के साथ। तो मेनली इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज में आपके पास इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। कौन सा हो सकता है, या तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या क्लेबसेला निमोनिया। मोस्टली ये दोनों एक साथ नहीं दिए होंगे, अगर दोनों एक साथ आते भी हैं देन यू विल चूज क्लेबसेला निमोनिया बिकॉज इट इज अ मोस्ट कॉमन इवन देन इवन आफ्टर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ओके। ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टर्म चाइल्ड इज ब्रॉट विद कंप्लेन ऑफ हैविंग अ जॉन्डिस। एक टर्म चाइल्ड है, 3 days ऑफ लाइफ, कितने टाइम तक, 3 days ऑफ लाइफ। हाउ मच शुड बी द मिनिमम लेवल ऑफ जॉन्डिस। भाई मिनिमम लेवल बिलिरुबिन का कितना होना चाहिए जो जॉन्डिस कॉज करेगा। देखिए मैं बिल्कुल डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये 30वां दिन है लाइफ का, तो इट इज द फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। लेकिन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हो या कोई भी जॉन्डिस हो, हम तो ये बात कर रहे हैं ना कि हाउ आफ्टर हाउ मच टाइम वी कैन, हाउ मेनी डेज आफ्टर हाउ मेनी डेज वी कैन डिटेक्ट, ठीक है। तो कितने दिनों के बाद डिटेक्ट कर सकते हैं और कितना अमाउंट होना चाहिए ब्लड में बिलिरुबिन का जिससे कि हम डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है 5 मिलीग्राम परसेंट, ठीक है, या 5 मिलीग्राम पर टीएल, दिस शुड बी द अमाउंट टू डिटेक्ट, ठीक है। इतना अमाउंट डिटेक्ट करने के लिए होना ही चाहिए। क्लियर। अब देखिए सबसे पहले जॉन्डिस फेस पे दिखता है, मैंने आपको बताया था। फेस के बाद कहाँ दिखेगा, ट्रंक, एब्डोमिन, फिर कहाँ जाएगा, फिर हैंड, फिर फीट, ठीक है। सबसे लास्ट में फाइनली फीट पर और हैंड पर दिखेगा, ठीक है, पेरिफेरल हैंड तक, यानी कि पाम वगैरह के एरिया में जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटॉम बेबी, ठीक है, लेकिन एपनिक बेबी है, एज अ हार्ट रेट 90 पर मिनट, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन उसको लगाया गया, ठीक है। क्या लगाया गया, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन वॉज गिवन फॉर 30 सेकेंड। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन जो है उसे 30 सेकेंड्स के लिए दिया गया, ठीक है। इसके सब्सिक्वेंटली क्या दिखा, द हार्ट रेट इज स्टिल लेस देन 100। तो क्या करना चाहिए, अगर अभी भी लेस देन 100 है हार्ट बीट, क्या करना चाहिए टॉम बेबी के साथ, चेक द चेस्ट मूवमेंट। क्या करना पड़ेगा हमें, चेक द चेस्ट मूवमेंट, ओके। डेफिनेटली चेस्ट मूवमेंट चेक करना होगा। देखिए मैं इसमें आपको बताता हूँ कि अगर एंटी नेशनल काउंसलिंग करी आपने, ठीक है, और इक्विपमेंट वगैरह सब चेक कर लीजिए, बच्चे की बर्थ होती है उसके बाद, अगर बच्चे की बर्थ होती है तो आपको टर्म, टोन, ब्रीदिंग और क्राइंग, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। बच्चा टर्म पे, टर्म प्रेगनेंसी है या टर्म डिलीवरी है या प्री टर्म है, पोस्ट टर्म है, ये सारी चीज़ों पे। उसके बाद बच्चे की टोन, ठीक है, ब्रीदिंग, इज एबल टू टेक ब्रीदिंग और नॉट, ठीक है, और क्राइंग, बच्चा रोया है या नहीं, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें स्टेबल हैं देन स्टे विद द मदर। और रूटीन केयर नॉर्मली जो होती है वार्म एंड मेंटेनिंग द नॉर्मल टेम्परेचर, उसके लिए आप मदर के पास बच्चे को छोड़ दो, ठीक है। पोजीशन, एयरवे वगैरह ये सारी चीजें चेक कर लो, सिक्रीशन को क्लियर कर दो, और ड्राई ऑनगोइंग इवैल्यूएशन वगैरह ये सारी चीजें आप कर लो। अगर बच्चे के अंदर ये सारी चीजें आपने देखी हैं तो क्राइंग और बच्चे की टर्म पे है, टोन सही है, ठीक है, ब्रीदिंग अच्छे से लिया और बच्चा क्राई किया है, क्राइंग ऑल्सो, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं है देन व्हाट यू विल डू, देन वार्म एंड मेंटेन द नॉर्मल टेम्परेचर ऑल्सो, क्योंकि वो तो आपको करना ही करना है, ठीक है। पोजीशन ऑफ एयरवे देखनी है, क्लियर सिक्रीशन करने हैं, ठीक है, ये सारी चीज तो नीडेड है। और अगर इसके बाद नीडेड है तो ड्राई स्टिमुलेट भी करना होगा आपको, ठीक है, ड्राई स्टिमुलेट भी करना होगा। और
एपनिया, गैस्पिंग और हार्ट रेट अगर मान लीजिए 100 बीट पर मिनट है, तब हम क्या करेंगे 100 बीट पर मिनट, तो देखिए हमने उसको क्या देना है, वेंटिलेशन देना है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि 100 बीट पर मिनट है, तो हम उसका क्या करेंगे, चेस्ट मूवमेंट चेक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे SpO2 मॉनिटर करेंगे और कंसीडर करेंगे कि उसको ECG मॉनिटरिंग के साथ रखा जाए। क्लियर। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, लेबर्ड ब्रीदिंग प्रेजेंट विद साइनोसिस। ठीक है, और प्रेजेंट द साइनोसिस, अगर मान लीजिए कि लेबर्ड ब्रीदिंग है या फिर परसिस्टेंस ऑफ साइनोसिस, ठीक है, बच्चा साइनोटिक है, अगर ऐसा है तो पोजीशन एंड क्लियर एयरवे SpO2 वगैरह मॉनिटरिंग करेंगे और सप्लीमेंट ऑक्सीजन इज नीडेड, तो हम उसको डेफिनेटली सप्लीमेंट ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ECG वगैरह मॉनिटर करी हमने, उसके बाद हमने देखा कि हार्ट रेट बिलो द 100 है, तो अब हम क्या करेंगे, चेस्ट मूवमेंट को चेक करेंगे। अगर चेस्ट मूवमेंट को चेक करेंगे और वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप नीडेड तो उसको करेंगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल सकते हैं और लेरेंजियल मास्क। ठीक है, इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो ये चीजें भी करेंगे। अब उसकी हार्ट रेट अगर 60 से भी नीचे है, मान लीजिए हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब और मास्क वगैरह, वेंटिलेशन मास्क वगैरह, लेरेंजियल मास्क, ठीक है, मूवमेंट चेक किया चेस्ट का, ये सब तो बिलो 100 किया है या एट 100, बट अगर 60 से भी नीचे है फिर आप क्या करोगे, अगर 60 से भी नीचे है तो आप क्या करोगे, इंट्यूबेशन। क्या करोगे, इंट्यूबेशन इफ नॉट ऑलरेडी डन, अगर इंट्यूबेशन पहले से नहीं कर रखा है तो डेफिनेटली यू विल डू इंट्यूबेशन। चेस्ट कंप्रेशन भी दोगे बिकॉज 60 से भी नीचे है यार, हार्ट कंडक्शन ब्लॉक की तरफ जा रहा है, तो व्हाट यू विल डू, CPR चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन करोगे, कोऑर्डिनेट विद द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, इसके साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ 100% ऑक्सीजन, 100% ऑक्सीजन का सैचुरेशन रखोगे और साथ में ही उसकी ECG मॉनिटरिंग चलती रहेगी। ठीक है, अगर हार्ट रेट मान लो बिलो 60 अभी भी है, अभी भी ठीक नहीं हुआ, हमने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन यूज किया, हमने चेस्ट कंप्रेशन किया, हमने इंट्यूबेशन वगैरह कर दिया, ECG मॉनिटरिंग भी चल रही है कंटिन्यू, इसके बावजूद भी 60 से ऊपर नहीं आ रही, उसकी हार्ट रेट 60 से नीचे ही है, तब हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे IV एपिनेफ्रिन। क्या यूज करेंगे, IV एपिनेफ्रिन। अगर हार्ट रेट अभी भी IV एपिनेफ्रिन देने के बाद भी मान लीजिए कि 60 है, ठीक है, या बिलो 60 है, तो कंसीडर करेंगे इट कैन बी हाइपोवोलेमिया और कंसीडर एज अ न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स हो सकता है। तो हमने 3-4 चीजें यहाँ पे समझी कि अगर हार्ट बीट जो है वो 100 है, चेस्ट मूवमेंट चेक करेंगे, लेस देन 100 है, चेस्ट मूवमेंट चेक करेंगे। ठीक है, देखिए अगर बिलो 100 है उसकी तो एपनिया है, ठीक है, गैस्पिंग है, और बिलो 100 हार्ट बीट है तो सबसे पहले पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, दिस इज द फर्स्ट थिंग, ताकि और साथ ही साथ क्या करेंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन तो दे ही रहे हैं हम उसको, और उसका जो SpO2 मेजरमेंट भी साथ साथ करते रहेंगे ताकि हमको पता चले। ठीक है, और ECG मॉनिटरिंग करेंगे हार्ट रेट के लिए। अगर अभी भी 100 से नीचे तब हम चेक करेंगे चेस्ट मूवमेंट, वेंटिलेशन, करेक्टिव स्टेप यूज करेंगे इफ नीडेड, और एंडोट्रेकियल ट्यूब तो तुरंत डाल ही दो, लेरेंजियल मास्क वगैरह ये सारी चीजें तो रेडी कर ही दो। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्टोपिक डर्मेटाइटिस। एक्टोपिक डर्मेटाइटिस का केस मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने पहले तो आपको एक्टोपिक डर्मेटाइटिस जो बताया था, अब देखिए यहाँ पे एटोपिक डर्मेटाइटिस है। एटोपिक डर्मेटाइटिस एक्चुअली कई बार क्या होता है, बच्चे की जो मदर होती है उनको एलर्जी होती है, अस्थमा, SLE जैसी प्रॉब्लम होती है, तो बच्चे को एटोपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। ठीक है, बच्चे को क्या हो सकता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस। देखिए मोस्ट कॉमन क्रोनिक स्किन डिजीज सीन इनटू द इन्फेंट, कौन सी, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एंड चाइल्डहुड एटोपिक डर्मेटाइटिस इज आल्सो कॉल्ड, मोस्ट कॉमनली बच्चों में देखने को मिलती है। अफेक्ट 10 to 20% बच्चों को ये वर्ल्ड वाइड अफेक्ट करती है। फ्रीक्वेंटली अकर इन फीमेल विद अस्थमा, एलर्जी, राइनाइटिस, फूड एलर्जी, ऐसी कुछ चीजें होती हैं, तो डेफिनेटली उनके बच्चे को एटोपिक राइनाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। एटोपिक राइनाइटिस इज टर्म यूज्ड टू डिफाइन द इन्फेंट एटोपिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, एटोपिक मार्च एक वर्ड होगा, एटोपिक मार्च। अब ये जो एटोपिक मार्च है, ये टर्म जो आता है, ये टर्म यूज होता है टू डिफाइन इन्फेंट्स विद एटोपिक डर्मेटाइटिस। याद रखिएगा, एटोपिक डर्मेटाइटिस को डिफाइन ऐसे भी किया जाता है, एटोपिक मार्च। ठीक है, और इट इज अ प्रीडिस्पोज टू डेवलपिंग
एलर्जी, राइनाइटिस एंड अस्थमा लेटर इन चाइल्डहुड। बच्चे को भी लेटर इसके बाद क्या हो सकता है, एलर्जी, अस्थमा और ये सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। एलर्जिक राइनाइटिस और अस्थमा जैसी चीजें बेबी को भी हो सकती हैं बाद में। मेजर क्लिनिकल फीचर क्या है, फीचर ऑफ द एटोपिक डर्मेटाइटिस। तो देखिए एटोपिक डर्मेटाइटिस के अंदर प्लूराइटिस दिखेगी, फेशियल एक्सटेंसर, फेशियल और एंड एक्सटेंसर एक्जिमा, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, ठीक है। और फ्लेक्सुरल एक्जिमा भी देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ एडोलेसेंस, और क्रोनिक और रिलैप्सिंग डर्मेटाइटिस देखने को मिल सकती है। पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री ऑफ एटोपिक डिजीज भी हो सकती है इसमें, ठीक है। तो दीज आर द सम मोर फीचर ऑफ एटोपिक डर्मेटाइटिस। हम्म, चलो करो शुरू, शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट। देखिए न्यूबॉर्न में जब न्यूनेट्स के अंदर जॉन्डिस होता है, न्यूबॉर्न के अंदर जॉन्डिस होता है, मोस्टली फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, तो उसको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर यह जॉन्डिस RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से है, इसकी वजह से RH इनकम्पैटिबिलिटी, डेफिनेटली इसको ट्रीटमेंट चाहिए। RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से अगर जॉन्डिस होता है तो उसको ट्रीटमेंट देना होता है, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। देखिए मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस इन चिल्ड्रन इज RH इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस जैसे अपीयर विद इन द 24 फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ द बर्थ, ठीक है। अगर आप देखोगे तो जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है वो अपीयर होता है विद इन द फर्स्ट 24 आवर ऑफ बर्थ, ओके। और पीक वैल्यू एक्सीड करेगी इसकी मोर देन 15 mg% मिलीग्राम परसेंट, ठीक है। नॉर्मली डिटेक्टेबल कहाँ से हो जाता है, 5 मिलीग्राम परसेंटेज से, लेकिन जब हम यहाँ पे तो देखेंगे ना पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर तो स्टार्टिंग ही लगभग 15 है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ता है इसके अंदर बिलिरुबिन, तेजी से बढ़ता है, ठीक है। तो रेट ऑफ अराइजिंग सीरम बिलिरुबिन कितनी होगी, मोर देन 5 mg पर डेसीलीटर पर डे, हर दिन में 5 mg से ज़्यादा और 5 मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा पर डे बिलिरुबिन बॉडी में इंक्रीज होगी, ठीक है। दिस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की मैंने 3 बातें आपको बताई हैं कि एक तो ये 15 mg से ज़्यादा होगा, 15 मिलीग्राम परसेंट से ज़्यादा होगा, उसके अलावा पर डे 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर डे के हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा विद इन 24 आवर, फर्स्ट 24 आवर में ही आपको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस दिख जाएगा आफ्टर द बर्थ, ओके। मैनेजमेंट के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, देखिए कॉन्फिगरेशनल आइसोमराइजेशन, इसके अंदर क्या होता है कि जो जेड आइसोमराइजेशन होता है कन्वर्ट हो जाता है टू द ई आइसोमराइजेशन, ठीक है, विच एक्सक्रीटेड ओनली, जो कि केवल एक्सक्रीटेड किया जा सकता है। अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन की बात करूं तो यहाँ पे बिलिरुबिन को कन्वर्ट किया जाता है टू द लूमिरुबिन, ठीक है, लूबिरुमिन। और लूबिरुमिन है तो वो क्या है, विच इज रैपिडली एक्सक्रीटेड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोथेरेपी इंड्यूस डिक्लाइन इन TSB, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनेटल सेप्सिस अगर होता है, मोस्ट कॉमनली न्यूनेटल सेप्सिस किसकी वजह से होता है, मैंने आपको बताया था क्लेप्सिला और स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की वजह से, ठीक है, इंडिया के अंदर। और न्यूनेटल सेप्सिस हो गया एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, तो आपको क्या दिखेगा न्यूनेटल सेप्सिस में, कैसे आप पहचान लोगे कि दिस इज द एक्यूट फेज रिएक्टेंट, तो सी रिएक्टिव प्रोटीन यू विल चेक, ठीक है। एक्यूट फेज रिएक्टेंट इज द सी रिएक्टिव प्रोटीन। जब भी न्यूनेटल सेप्सिस की बात आती है और एक्यूट फेज रिएक्टेंट की बात आती है देन डेफिनेटली दिस इज द CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ओके। देखिए सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होती है इज एन एक्यूट फेज रिएक्टेंट, प्रोड्यूस किससे होती है सी रिएक्टिव प्रोटीन, लिवर से, लिवर एंड टर्न्स टू द पॉजिटिव इन द सेप्सिस, सेप्सिस के अंदर सी रिएक्टिव प्रोटीन पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है, लिवर से सिक्रीट होती है। अदर एबनॉर्मलिटीज में भी आप अदर एबनॉर्मलिटीज इन द सेप्सिस, सेप्सिस में दूसरी एबनॉर्मलिटीज भी आप देख सकते हो, जैसे हिमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज इंक्लूड द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया,
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है, और प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन एंड द पार्शियल प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, जो प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का जो टाइम है दैट विल बी बिकम पार्शियल, ओके। एंड दूसरा है रिड्यूस सीरम फाइब्रिनोजन। देखिए सेप्सिस के केस में एक तो हीमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी आई, ठीक है, तो उसमें क्या था, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, है ना, प्रोलॉन्ग्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ गया, ठीक है, पार्शियल प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हो गया। इसके अलावा मतलब ये बढ़ गया, प्रोलॉन्ग हो गया, चाहे तो पार्शियल प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हो या फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो, ये दोनों ही बढ़ जाएंगे सेप्सिस के केस में, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे रिड्यूस सीरम फाइब्रिनोजन, भाई सीरम फाइब्रिनोजन रिड्यूस हुए हैं एंड फाइब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट जो है वो बढ़ गए और अनीमिया हो गया, इसीलिए तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम और थ्रोम्बिन टाइम और थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम बढ़ गया है, ठीक है, बिकॉज फिब्रिनोजन कम हो गए जो कि कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, तो कोगुलेशन टाइम विल इंक्रीज, इसीलिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पार्शियल प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन विल इंक्रीज और फिब्रिनोजन आल्सो डिक्रीज, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। और एलिवेटेड क्या हो जाएगा, फिब्रिन स्प्लिटिंग प्रोडक्ट, जो फिब्रिन को स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, वो प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, ठीक है, वो प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देखोगे एलिवेटेड न्यूट्रोफिल्स एंड इंक्रीज्ड इमैच्योर फॉर्म ऑफ बैंड्स और माइलोसाइट्स एंड प्रोमाइलोसाइट्स, इनकी जो इमेच्योर सेल्स हैं, फॉर्म है बैंड्स की और माइलोसाइट्स और प्रोमाइलोसाइट्स, ये सब बढ़ जाएंगे, ठीक है। और वैकुलेशन हो जाएगा ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, टॉक्सिक ग्रेनुलोमेशंस बन जाएंगे, ग्रेनुलेशंस बन जाएंगे, ठीक है। एंड डोहलेट, आपने सुना होगा डोहल बॉडीज कैन बी सीन विद इन द इन्फेक्शन, कौन सी, डोहल बॉडीज, डोहल बॉडीज भी आप देखोगे सेप्सिस के केस में ड्यू टू द इन्फेक्शन, ठीक है। और न्यूट्रोपीनिया भी हो सकता है, न्यूट्रोपीनिया इज एन एमिनस साइन फॉर द ओवरवेलमिंग सेप्सिस, ठीक है, सेप्सिस के लिए न्यूट्रोपीनिया इज अ एमिनस साइन, ओके। ओमिनस साइन क्या है, अगर पूछता है एग्जामिनर व्हाट इज द ओमिनस साइन फॉर द सेप्सिस, देन न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोपीनिया, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, ट्रू अबाउट द सिफेलोहीमाटोमा। तो देखिए सिफेलोहीमाटोमा के बारे में आपने सुना होगा कि जब भी बच्चे को सिफेलोहीमाटोमा होता है, सिफेलोहीमाटोमा के केस में क्या होगा, जॉन्डिस हो जाएगा, प्रोलॉन्ग होगा ड्यू टू द सिफेलोहीमाटोमा। नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है उससे ज्यादा टाइम के लिए सिफेलोहीमाटोमा जो है वो उससे ज्यादा टाइम के लिए जॉन्डिस को प्रोलॉन्ग कर देगा, ठीक है। तो सिफेलोहीमाटोमा में क्या होता है, जॉन्डिस विल प्रोलॉन्ग। हंचिंसन टीथ आपने देखे होंगे, हचिंसन टीथ डेफिनेटली आपने देखे होंगे, ये लेट कंजेनाइटल सिफिलिस में दिखते हैं, ठीक है, हचिंसन टीथ, हचिंसन टीथ कब दिखेंगे, लेट सिफिलिस के केस में, लेट कंजेनाइटल सिफिलिस में हचिंसन टीथ दिखते हैं, ठीक है। हचिंसन टीथ आप देखोगे दांत इस तरीके का होगा, उसके बीच में ऐसे कर्व होगा, ठीक है, तो दिस इज द हचिंसन टीथ, ठीक है, दिस इज द हचिंसन टीथ, तो आप ऐसे पहचानोगे कि ये हचिंसन टीथ है, ठीक है। हचिंसन टीथ कुछ इस तरीके का होगा, बीच में ऐसे कर्व बने होंगे, ठीक है, हचिंसन टीथ कहते हैं ना, और ये लेट कंजेनाइटल सिफिलिस में दिखते हैं। देखिए इट इज द मोस्ट कॉमन पैटर्न ऑफ द कंजेनाइटल सिफिलिस, जो लेट कंजेनाइटल सिफिलिस है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन पैटर्न होता है कंजेनाइटल सिफिलिस का, कि आप उसमें हचिंसन टीथ देखोगे, और दिस इज कंसिस्ट ऑफ 3 फिनोमेना, एक जिसे हम कहते हैं हचिंसन ट्रेड, ठीक है, हचिंसन टीथ। देखो कंजेनाइटल सिफिलिस मैंने आपको बताया, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है फॉर द कंजेनाइटल सिफिलिस, क्या क्या, तो एक हचिंसन हचिंसन ट्रेड, ठीक है, पूछा जा सकता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हचिंसन ट्रेड क्या क्या होता है, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस, कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस, ठीक है, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस देखोगे नंबर फर्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेड। और मैंने आपको इंसाइजर्स के बारे में बता दिया, टीथ, हचिंसन टीथ, नंबर सेकंड हचिंसन टीथ, ठीक है, हचिंसन टीथ आप देखोगे। और नेक्स्ट जो थर्ड है वो देखोगे आप, एर्थ नर्व डीफनेस, क्या देखोगे, एर्थ नर्व डीफनेस। देखो एट नर्व का डिफरेंस हो जाएगा जिसकी वजह से डीफनेस देखोगे, मतलब सुनाई नहीं देगा आपको, है ना, बच्चे को इसमें सुनाई नहीं देता, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 3 चीजें हैं, एक तो कॉर्निया इन्वॉल्व होगा तो वो इंटरस्टिशियल केराटाइटिस करेगा, टीथ इन्वॉल्वमेंट होंगे हचिंसन ट्रेड के अंदर तो वो हचिंसन टीथ दिखेगा आपको, और एक एर्थ नर्व यानी कि कान, ईयर, न्यूरोलॉजिकल पार्ट जो है इन्वॉल्व होगा, दैट इज एर्थ क्रेनियल नर्व को इन्वॉल्व करेगा और उसकी वजह से डीफनेस होने के चांसेस
होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द हचिंसन ट्रेड। और हचिंसन टीथ किस में दिखते हैं आपको? लेट कंजेनाइटल सिफिलिस के अंदर, सो प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट इट, ओके। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम आपने सुना होगा। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? देखिए, रूबेला के अंदर इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। ईयर, आई और हार्ट। आपने रूबेला सिंड्रोम के अंदर देखा होगा कि जो रूबेला सिंड्रोम होता है उसके अंदर भी तीनों चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ईयर के अंदर आपको क्या मिलेगा? ईयर के अंदर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है। और आई के अंदर कैटरेक्ट, रूबेला के केस में होता है ना। और कार्डियक डिफेक्ट, कार्डियक डिफेक्ट आप देखोगे, ठीक है। तो ये तीन चीजें इसे ये रूबेला के अंदर आपको इन्वॉल्व मिलेंगी। तो मान लीजिएगा कभी भी किसी भी केस में आपको सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस या सेंसरी न्यूरल डिफनेस या कैटरेक्ट कार्डियक डिफेक्ट से रिलेटेड कोई चीज आती है, डेफिनेटली दिस इज अबाउट द रूबेला सिंड्रोम, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, ओके। तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम आपने देखा। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, देखिए एक्चुअली ट्रेड ऑफ कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम मैंने आपको बता दिया तीनों चीजें। आई एबनॉर्मलिटी स्पेशली द, और देखो इसके अंदर हार्ट के अंदर है ना डक्टस आर्टीरियोसस डिफेक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। और कौन सा डिफेक्ट मिलेगा? पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। तो अपन कह सकते हैं पी पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, पीडीए, ठीक है, पीडीए मिलेगा। तो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस फर्स्ट आपका हो गया कैटरेक्ट, ठीक है, जो कि 58% पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। आई एबनॉर्मलिटी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, सॉरी, इसमें ये 58% पीपल्स के अंदर देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, ठीक है। आई एबनॉर्मलिटी 43% पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। आई एबनॉर्मलिटी में मैंने आपको एक कैटरेक्ट बता दिया, इट कैन बी ऑल्सो रेटिनोपैथी, ठीक है, एग्जामिनर आपको रेटिनोपैथी भी दे सकता है। और इसके अलावा कैटरेक्ट, रेटिनोपैथी, माइक्रो ऑप्थल्मिया मिल सकता है। क्या मिल सकता है? माइक्रो ऑप्थल्मिया, तो प्लीज इसको याद रखिए, है ना। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर स्पेशली पीडीए मिलेगा आपको, ठीक है, 50% पेशेंट में देखने को मिलता है। एक चीज आपको दिखेगी यहाँ पे जिसे हम कहते हैं सॉल्ट एंड पेपर, और ये आपको दिखेगा रेटिनोपैथी के केस में। सॉल्ट एंड पेपर, रेटिनोपैथी इज द मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन इन केस ऑफ कंजेनाइटल रूबेला, याद रखिएगा। पहले मैं सॉल्ट पेपर की बात करता हूँ। सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस एक तो आपको मल्टीपल माइलोमा के अंदर दिखता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आपको जो दिखेगा दिस इज अबाउट द रेटिनोपैथी, सॉल्ट एंड पेपर रेटिनोपैथी। जब आप रेटिना का जो एंजियोग्राफी करेंगे देन यू विल सी इट, ओके, सॉल्ट एंड पेपर अपीयरेंस। तो यहाँ पे क्या है, रूबेला के अंदर रेटिनोपैथी इज द मोस्ट कॉमन ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन व्हिच इज द ड्यू टू कंजेनाइटल रूबेला, ओके, सो प्लीज डोंट फॉरगेट अबाउट इट। इसके अलावा कुछ अदर मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम की। कौन सी? स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन का केस हो सकता है, माइक्रोसेफेली होती है इस केस में, तो ये भी याद रखिएगा माइक्रोसेफेली, क्योंकि कई बार कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम इसके अंदर माइक्रोसेफेली होगी, याद रखिएगा माइक्रोसेफेली होगी। मैंने ये इसलिए लिखा है, इट कैन बी अ एमसीक्यू, ठीक है। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम में क्या होता है? माइक्रोसेफेली होती है। आई डिफेक्ट मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। लो बर्थ वेट हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा भी हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ठीक है। इसे TPP लिखते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ठीक है। ऐसे आप याद रखिएगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा भी हो सकता है, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा दिख सकता है आपको, ठीक है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन हो सकता है दैट इज अ ब्लूबेरी मफिन रैश, क्या दिखेंगे? ब्लूबेरी मफिन रैश, ब्लूबेरी मफिन रैश, इसको भी आप एमसीक्यू मार्क कीजिए। दिस इज द इन केस ऑफ रूबेला कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा हेपाटोमेगेली और माइक्रोजेनेथिया भी मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A 28-year-old woman give a birth to a small for age न्यू बॉर्न एट 38 वीक का प्रेगनेंसी है, ठीक है। 38 वीक के गेस्टेशन एज पे बच्चे को जन्म दिया है। ऑन एग्जामिनेशन न्यू बॉर्न वॉज फाउंड हैव अ राइनाइटिस, क्या है? राइनाइटिस, याद कीजिएगा राइनाइटिस, ठीक है। राइनाइटिस किस में होती है? न्यूबॉर्न के अंदर। चांसेस ज्यादा किस में होते हैं? सिफिलिस। अभी तो देखते हैं आगे केस। डिस्टेंडेड एब्डोमेन, देखिए दूसरा आ गया डिस्टेंडेड एब्डोमेन, किसकी तरफ जा रहा है? डेफिनेटली इट इज गोइंग टुवर्ड द, अभी तक तो सिफिलिस की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। रिंकल्ड स्किन और पामो प्लांटर ब्लिस्टर,
मतलब पाम और प्लांटर, प्लांटर, ठीक है, यानी कि हाथों की हथेलियों पे और पैरों पैरों के नीचे वाले हिस्से पे, ठीक है, क्या मिलेगा, ब्लिस्टर। दिस इज रियली द केस ऑफ कंजेनाइटल सिफिलिस, ठीक है, इतनी सारी चीजें मिल गई अब तो। इसके अलावा ही हैज अ अर्लियर हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन, ठीक है, शी हैज अ अर्लियर हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन, शी हैज अर्ली, शी हैज आप लिख लीजिएगा सही से, अर्ली, अर्लियर हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन, अबॉर्शन, ठीक है, तो अर्लियर हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन। अब इतने सारे क्लू मिल चुके हैं, डेफिनेटली दिस इज अबाउट द कंजेनाइटल सिफिलिस, ठीक है, क्योंकि पिछली बार उसको जो अबॉर्शन हुआ होगा ना, डेफिनेटली ड्यू टू द रूबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस इन फुल टर्म बेबी यूजुअली रिजॉल्व बाय, कितने दिन में रिजॉल्व हो जाएगा फिजियोलॉजिकल, 14 डेज, या फिर कह दो 2 वीक, ठीक है, 2 वीक में रिजॉल्व हो जाता है, क्लियर। नेक्स्ट है, द टाइम यूजुअली टेकन टू एयर, टेकन टू एयर टू रीच इन द डिसेंडिंग कॉलम आफ्टर द बर्थ ऑफ इन्फेंट, 8 से 9 घंटे में। याद रखिएगा कि डिसेंडिंग कॉलम के अंदर जो एयर जाती है बर्थ के बाद, वो 8 से 9 घंटे लेती है, एयर तुरंत से नहीं पहुंचती, ठीक है, तो 8 से 9 घंटे लग जाते हैं एयर को डिसेंडिंग कॉलम तक पहुंचने में बच्चे के जन्म के बाद, क्लियर। इन न्यूनेटल रिसक्सिटेशन, अगर न्यूनेटल रिसक्सिटेशन करते हैं तो ये कह रहा है विच इज द करेक्ट, तो यहाँ पे है टिकल द सोल, टिकल द सोल, ठीक है। अब ये है क्या, थोड़ा सा इसकी डिटेल देखना चाहेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ क्या होता है, एन इन्फेंट नीड टू द रिसक्सिटेशन, इट शुड बी प्लेस्ड अंडर द रेडिएंट हीटर, बच्चे को कहाँ प्लेस करना चाहिए, रेडिएंट हीटर, ताकि बच्चे की हीट प्रॉपर रहे, उसको हाइपोथर्मिया जैसी परेशानी ना हो, ठीक है। एंड ड्राइड, उसको सुखाना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है, अवॉइड हाइपोथर्मिया, इन सारी चीजों के लिए ड्राइड करके उसको रेडिएंट हीटर में रखते हैं, ठीक है। और देखिए पोजीशन हेड डाउन होना चाहिए बच्चे का, एंड स्लाइटली एक्सटेंड होना चाहिए, एंड एयर भी बहुत क्लियर होना चाहिए, एकदम एयर भी क्लियर रखना है, ठीक है, बाय द सक्शनिंग एंड जेंटली टेक्टाइल, एंड जेंटल टेक्टाइल स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना है उसको, ठीक है, बाय द स्लैपिंग ऑफ द फुट और रबिंग ऑफ द फुट, जैसे स्लैपिंग ऑफ द फुट एंड रबिंग ऑफ द फुट ऑफ द बैक, इसी को कहते हैं टिकलिंग द सोल, ठीक है, बच्चे के पैर को पीछे रगड़ते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, तो उसी को कहते हैं जो स्लैपिंग ऑफ द फुट और रबिंग ऑफ द फुट करते हैं बैक पे, फुट ऑफ द बैक, ठीक है। साइमल्टेनियसली इन्फेंट कलर, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी एफर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ों को असेस करते हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। तो उसमें पेशेंट, उसमें एग्जामिनर ने यही पूछा है कि एक नियोनेट रिसक्सिटेशन है, क्या क्या करोगे आप उसमें, तो उसने ऑप्शंस डाले हैं, पुट द कोल्ड वाटर ऑन द बैक, भाई बिल्कुल नहीं, स्लैप ऑन द बैक, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि स्लैप ऑन द बैक ऑफ द फुट, ठीक है, स्लैप बच्चे के बैक में नहीं, फुट के बैक में, ठीक है, स्लैप ऑन द बैक डेफिनेटली गलत है, टिकल द सोल डेफिनेटली सही है, सोल को हम रब करते हैं और सोल पे मारते भी हैं, ठीक है। सस्पेंड द हेड डाउन डेफिनेटली नहीं, हेड डाउन सस्पेंड नहीं करते, हेड को थोड़ा सा फ्लेक्स करते हैं, ठीक है, और हेड को क्या करते हैं, स्लाइटली डाउन करेंगे और थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, स्लाइटली डाउन करेंगे, और ये कह रहा है सस्पेंड द हेड डाउन, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि हेड डाउन तो करते हैं ना, स्लाइटली ही सही, उसको हेड डाउन करेंगे और स्लाइटली एक्सटेंड भी करेंगे, ठीक है, हेड डाउन और स्लाइटली एक्सटेंड, क्यों करते हैं ऐसा स्लाइटली एक्सटेंड, भाई एयरवे क्लियर करने के लिए ड्यूरिंग द सक्सिनेटिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द सक्शनिंग के टाइम पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट लीड, एक्यूट लेड एंसेफेलोपैथी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट लेड एंसेफेलोपैथी, सक्सीमर, क्या होगी, सक्सीमर या सक्साइमर, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि चिल्ड्रन विद द ब्लड, चिल्ड्रन विद द ब्लड लेड लेवल मोर देन, लेड लेवल कितना है, मोर देन 45 माइक्रोलीटर पर डीएल, और रिक्वायर कितना, अब उसको क्या देंगे हम, बट रिक्वायर 2 to 3 डाइमर कैप्टोसक्सिन, सक्सिनिक एसिड, क्या चाहिए, 2 to 3 डाइमर कैप्टोसक्सिनिक, कैप्टोसक्सिनिक एसिड, ठीक है, कैप्टोसक्सिनिक एसिड, ये चाहिए, ठीक है, या फिर क्लियरली आप बोल सकते हो सक्साइमर चाहिए,
ठीक है, सक्सीमर चाहिए। ओके, तो ये जरूरत होती है किसके लिए, अगर 45 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा लेड होता है तो बॉडी में। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद की फीचर फॉर कंगारू मदर केयर ऑल ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कंगारू मदर केयर में क्या करते हैं, कंगारू कहाँ रखता है अपने बच्चे को, अपनी बॉडी के अंदर, है ना। तो ऐसे ही हम कंगारू मदर केयर में स्किन टू स्किन कांटेक्ट करते हैं बिटवीन मदर एंड बेबी। और क्या करेंगे, एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे, कि केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करना है, मदर का ही दूध पीना है, ठीक है। और इनिशिएटेड इन अ फैसिलिटी टू कंटिन्यू एट होम, और ये सारी फैसिलिटी कंटिन्यू रखनी है घर पर भी, ठीक है। ये सारी जो फैसिलिटी हैं दैट शुड बी कंटिन्यू एट होम एट, ठीक है, घर पे भी कंटिन्यू होनी चाहिए। तो कंगारू केयर टेक्निक क्या है, ये प्रैक्टिस की जाती है न्यूबॉर्न के अंदर, यूजुअली प्री टर्म न्यूबॉर्न में करते हैं, ठीक है, इन्फेंट के अंदर, वेयर इन द इन्फेंट इज हेल्ड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट विद अडल्ट एन अडल्ट। मोस्टली तो मदर के साथ करें ज़्यादा बेटर है, बाकी अगर ऐसा नहीं है तो किसी फादर या किसी भी अडल्ट के साथ में करा सकते हो आप, ठीक है। द कंगारू पोजीशन जो होती है प्रोवाइड रेडी टू असिस्ट द नरिशमेंट, बेबी को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए होती है। पेशेंट स्टेबल बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर को स्टेबल करने में हेल्प मिलती है इससे, ठीक है। और रेगुलेट द न्यूनेट टेम्परेचर को रेगुलेट बेटर होगा मोर स्मूथली देन द इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर से ज़्यादा स्मूथली अपन इसमें करा सकते हैं कंगारू केयर के अंदर, ठीक है, मदर के बॉडी कॉन्टैक्ट के साथ, ठीक है। अलाउ फॉर द रेडिली असिस्ट असिसेबल ब्रेस्ट फीडिंग, और उसको जितनी जल्दी हो सके उसको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, ठीक है। तो बात अब यहाँ मेन जो आती है वो ये है कि हम बेबी को, कौन सा बेबी एलिजिबल है फॉर द कंगारू केयर इंक्लूडिंग द टर्म इन्फेंट या फिर वेटनिंग। मतलब अगर 1500 ml से, नो सॉरी 1500 ग्राम से वेट कम है, ठीक है, क्या है, लेस देन 1500 ग्राम, डेफिनेटली वी शुड गो थ्रू द कंगारू मदर केयर, ठीक है, कंगारू मदर केयर इसको देना चाहिए। और एंड ब्रीदिंग इंडिपेंडेंटली, देखो वो बहुत जरूरी है, बच्चा इंडिपेंडेंटली ब्रीथ कर रहा है, पता चले ब्रीदिंग तो ले नहीं पा रहा वो सांस, और कंगारू मदर केयर दे रहे हैं, वो सांस कैसे लेगा, उसके लिए तो वेंटिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेंटिलेशन जरूरी है, तो ये याद रखिएगा। और साथ में क्या होना चाहिए, कार्डियोपल्मोनरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए जिसके अंदर ऑक्सीमीट्री भी होनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीमीट्री क्यों, ऑक्सीजन लेवल भी तो चेक करना है, कार्डियोपल्मोनरी जो फंक्शन है वो भी चेक करना है, इट शुड बी प्रॉपर, ठीक है। और ऑक्सीजन सप्लीमेंट और द नेजल कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर वे प्रेशर होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर वे प्रेशर जरूरी है, ठीक है। वेंटिलेशन इंट्रावीनस इन्फ्यूजन भी जरूरी है, ठीक है। एंड मॉनिटर लेट्स डू नॉट कंगारू केयर, एंड मॉनिटर लेट डू नॉट कंगारू केयर। देखो अगर मैंने जो चीजें बताई, अगर ऑक्सीजन लेवल कम है, ठीक है, और ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो रहा, ठीक है, ये सारी चीजें तो हम कैसे दे सकते हैं, उसको वेंटिलेशन की जरूरत है, तब तो कंगारू केयर नहीं दे सकते ना, तो ये सारी चीजें एकदम सही होनी चाहिए, देन वी कैन गिव कंगारू केयर, ठीक है। बेबीज हु आर इन कंगारू केयर टेंड्स टू बी लेस प्रोन टू एपनिया, ब्रेडिकार्डिया, एंड इट हैव अ स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन नीड। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, ठीक है, ना तो उसको ब्रेडिकार्डिया होना चाहिए, ना उसको एपनिया होना चाहिए, और वो जो बच्चा है इट शुड बी स्टेबलाइजेशन फॉर ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन भी वो प्रॉपर उसकी हो। तो हम क्या चेक करेंगे, ऑक्सीमीटर के थ्रू SpO2, दैट शुड बी क्लियर, ठीक है। अगर इतना कुछ है तो ही बेटर है कंगारू केयर देने के लिए, ठीक है। निपल कंफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, कब कहेंगे कि बच्चा दूध नहीं पी पा रहा, निपल निपल कंफ्यूजन है, कब कहेंगे, बेबी फेड विद बॉटल, बच्चा बॉटल से तो पी रहा है दूध, बट डिफिकल्ट एंड कंफ्यूजिंग टू सक द ब्रेस्ट, बॉटल से पी रहा है लेकिन ब्रेस्ट से नहीं ले रहा, इसे कहते हैं निपल कंफ्यूजिंग, ठीक है। दूसरा है, देखिए बैक एंड मास्क वेंटिलेशन किसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है ना, किसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा, इन केस ऑफ न्यूबॉर्न रिसब्स्टिटेशन विद द क्लिनिकल सस्पिशियस ऑफ डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, डायफ्रैग्मेटिक हर्निया के केस में बिल्कुल भी हम जो है वेंटिलेशन नहीं दे सकते, ठीक है। मदर कंप्लेन्स दैट बेबी मोर कंफर्टेबल ब्रीदिंग बेटर व्हेन हेल्ड अगेंस्ट द शोल्डर, याद रखिएगा शोल्डर, एक अगेंस्ट द शोल्डर बेबी को हेल्ड किया जा रहा है तो वो बहुत कंफर्टेबल है ब्रीथिंग के लिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम सस्पेक्ट, क्या होगा, ऑर्थोपिनिया, दिस इज द केस ऑफ ऑर्थोनिया, ठीक है, ऑर्थोनिया, ऑर्थोपनिया, इसमें क्या होगा, बेबी कंफर्ट कब फील करेगा, कंफर्ट ब्रीथिंग कब लेगा, कंफर्ट ब्रीथिंग, बेबी कंफर्ट ब्रीथिंग कब लेगा, बेबी कंफर्ट ब्रीथिंग लेता है जब हम उसे शोल्डर के अंगेस्ट हेल्ड करते हैं तो, ठीक है, अंगेस्ट द शोल्डर,
ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ ऑर्थोपनिया, दिस इज द केस ऑफ ऑर्थोपनिया, ठीक है, दिस इज द केस ऑफ ऑर्थोपनिया। देखिए, ब्रीदिंग डिफिकल्टी इन द चिल्ड्रन ऑन द लेइंग डाउन is the condition in which child has trouble in which child has in which child has trouble catching his और हर ब्रीथ, अगर वो ब्रीथ सही से नहीं कर पा रहा, तो ब्रीदिंग नॉर्मली व्हेन लेइंग डाउन, ठीक है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी इन अ चिल्ड्रन व्हेन लेइंग डाउन, ठीक है, अगर मान लीजिए ब्रीदिंग उसको प्रॉब्लम आ रही है, अगर सीधा लिटा रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन एक शोल्डर पर लिटा दिया तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो दिस इज द केस ऑफ ऑर्थोपनिया। देखिए, ऑर्थोपनिया क्या क्या, पीडियाट्रिक ऑर्थोपनिया इंक्लूड्स व्हाट, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट मतलब कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो सकती है, सीओपीडी, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकती है, कोर पर्मोनल हो सकता है, या फिर हार्ट फेलियर का केस भी हो सकता है। इन दैट केस यू कैन सी ऑर्थोपनिया। तो ध्यान रखिएगा, ऑर्थोपनिया किस किस में दिखेगा, या तो उसका एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड बाय सम फॉरेन बॉडी और किसी भी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, सीओपीडी का केस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकती है, कोर पर्मोनल हो सकता है, या हार्ट फेलियर का केस है। इन दैट केस क्या हो सकता है, बेबी कैन फील ऑर्थोपनिया, पीडियाट्रिक ऑर्थोपनिया, ठीक है, बेबी फील्स बेटर व्हेन हेल्ड अगेंस्ट द शोल्डर, इन सारे केसेस में बेबी फील्स बेटर देन हेल्ड अगेंस्ट द शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मिल्क नॉट प्रोटेक्टिव फॉर जीआईटी इन्फेक्शन। तो जीआईटी इन्फेक्शन के लिए प्रोटेक्टिव क्या क्या होता है ह्यूमन मिल्क में, लाइसोजाइम, ठीक है, बाइफिडस फैक्टर और लैक्टोफेरिन, ये जीआईटी प्रोटेक्टिव, जीआईटी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, बट बीटा 2 ट्रांसफेरिन डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द जीआईटी इन्फेक्शन। ये ह्यूमन मिल्क के कंपोनेंट है, ठीक है, याद रखना है, ह्यूमन मिल्क के कंपोनेंट है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिलीवरी ड्यूरिंग द प्री मैच्योरिटी कॉज ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, क्या क्या करेगी, अगर मान लीजिए कोई प्री मैच्योरिटी है बच्चे को और डिलीवरी के दौरान आपने क्या करा, ऑक्सीजन को इंक्रीज कर दिया, तो क्या क्या हो सकता है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो सकता है, वेजो ऑब्लिट्रेशन हो सकता है, वेजो डायलेशन हो सकता है, इनमें से कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है, बट न्यू वेस्कुलराइजेशन नहीं होगा, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, वेजो कंस्ट्रक्शन, वेजो डायलेशन या वेजो ऑब्लिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर। तो आपको पता है ब्रेस्ट से एक्सप्रेस्ड किया हुआ जो मिल्क है वो कितने टाइम के लिए रूम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है, फॉर द 8 आवर्स, 8 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर रखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन पैथोलॉजी अगर इसी को फ्रीज में रखा जाए तो कितने टाइम के लिए, मे बी फॉर द 24 आवर। पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या कहता है, पैथोलॉजिकल जो जॉन्डिस है उसका क्राइटेरिया क्या क्या इंक्लूड कर सकता है। देखिए, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस 14 दिन तक, पैथोलॉजिकल मोर देन 14 डेज परसिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बताया था ना आपको कि 14 दिन या 2 वीक तक रिजॉल्व हो जाता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, अगर उससे ज्यादा जाता है तो दिस इज द पैथोलॉजिकल, ठीक है। और जो ब्लूरुबिन है, कॉन्जुगेटेड ब्लूरुबिन, इट शुड बी मोर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और कब बढ़ना चाहिए, पर डे के हिसाब से 5 मिलीग्राम बढ़ता है, ठीक है, मोर देन 2 मिलीग्राम पे ही हम तो 14 दिन के बाद उसको पैथोलॉजिकल घोषित कर देते हैं, लेकिन मोस्टली आपको 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर डे के हिसाब से बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। क्ले कलर्ड स्टूल, डेफिनेटली क्ले कलर्ड स्टूल है, देन दिस इज द क्राइटेरिया आल्सो द पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोइंग फीटस ड्राइव्ड एनर्जी फ्रॉम, ग्रोइंग फीटस जो होता है वो एनर्जी कहां से लेता है, कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट से, ग्रोइंग फीटस की जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से आती है, ठीक है। द रेशियो ऑफ चेस्ट कंप्रेशन ब्रीदिंग इन न्यूनेट, लाइफ सपोर्ट के लिए जो रेशियो देते हैं 3:1, ये रेशियो है चेस्ट कंप्रेशन के लिए, 3:1 इज द रेशियो फॉर द चेस्ट कंप्रेशन ड्यू टू द सीपीआर और फॉर द न्यूनेटल, ठीक है, न्यूनेट के लिए। अब नेक्स्ट है, विच टाइप सेरिब्रल पाल्सी, विच टाइप ऑफ सेरिब्रल पाल्सी इज मोस्ट कॉमन एज ए सिक्वल ऑफ ब्लूरुबिन एंसेफेलोपैथी। अगर ब्लूरुबिन की वजह से एंसेफेलोपैथी हुई है तो कौन से टाइप की सेरिब्रल पाल्सी होगी, एक्स्ट्रा पिरामिडल सेरिब्रल पाल्सी, क्या होगी, बिलिरुबिन की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सेरिब्रल पाल्सी, ठीक है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सेरिब्रल पाल्सी आप देखोगे ड्यू टू द बिलिरुबिन, ठीक है, बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न एट्रीब्यूटेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ। देखिए, हेमरेजिक डिजीज है, हालांकि बहुत सारी चीजों की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, बट यहाँ पर्टिकुलर क्वेश्चन में है विटामिन के डेफिशिएंसी। बाकी आपको मैंने फैक्टर 8 के बारे में बताया था, हीमोफीलिया टाइप ए, है ना, जिसके अंदर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो भी बच्चों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, बट न्यू बॉर्न के अंदर हम बात कर रहे हैं तो इट में भी विटामिन के एंड अदर थिंग मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, इन नियोनेट
विच इज द इंडिकेशन फॉर द चेस्ट कंप्रेशन। नियोनेट में चेस्ट कंप्रेशन की इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन क्या है ना, ऐसे पूछा है। हम कब चेस्ट कंप्रेशन देंगे, देखिए एम्बू बैग और वेंटिलेशन फॉर द 30 सेकेंड्स विद हार्ट रेट लेस देन 50, विद हार्ट रेट 50, हार्ट रेट अगर उसकी 50 है, हम तो ये कहते हैं लेस देन 60 अगर हार्ट रेट है, इन दैट केस यू हैव टू गो थ्रू द चेस्ट कंप्रेशन। अगर 60 से नीचे है तब भी आप चेस्ट कंप्रेशन दोगे। तो मेन फोकस वेंटिलेशन, इट्स ओके, एम्बू बैग वेंटिलेशन हम उसको 30 सेकंड्स के लिए दे रहे हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट, बट अगर 60 से नीचे है तो डेफिनेटली आपको चेस्ट कंप्रेशन देना चाहिए, दैट्स ऑल। तो ये नियोनेटोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इसमें से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी जो आपके काम आएगी, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे माइलस्टोन्स इन चिल्ड्रन, और इसकी मोर डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो लॉन्ग वीडियोस में ही मिलेंगी। थैंक यू।